नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी अभ्यर्थियों रीट और लैब असिस्टेंट के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए मैं मानव रोग और विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं पूरी साइंस का कोर्स करवाऊँगा और लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए पूरी केमिस्ट्री का कोर्स करवाऊँगा दोस्तों। लेकिन मैं दोस्तों अभी गाँव आया हूँ, किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। और आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ में प्रचुरता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमको कार्बोहाइड्रेट व वसा अर्थात जो हमारा खाद्य पदार्थ है, यदि अपने को ऊर्जा चाहिए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर निर्माण करने वाले भोजन में प्रचुरता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए भोजन में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो दोस्तों विटामिन व खनिज लवण सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों। ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों ये सभी को होना चाहिए C6H12O6 दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? वो होती है 17 किलो जूल। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों यहाँ देखिए शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, यहाँ सभी कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। दूध में पाया जाता है। तो दोस्तों ये सभी को आना चाहिए। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रिया के दौरान स्टार्च व शर्करा दोनों का अवशोषण होता है। तो दोस्तों जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें स्टार्च और जो शर्करा है इनका अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है दोस्तों। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है दोस्तों। सेलुलोज का कार्य है। तो दोस्तों सेलुलोज का कार्य मल को स्थूलता प्रदान करना और मल त्याग को सुगम बनाना है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत वसाएं हैं दोस्तों। वसा में ऊर्जा सबसे अधिक होती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से वसा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों वसा का कार्य कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा शरीर में विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक है। अर्थात जो हमारी वसा है वो शरीर में विटामिन सी का संश्लेषण नहीं करती है, बाकी इसमें सभी कार्य करती है। जैसे वसा स्टेरॉइड हार्मोनों का संश्लेषण भी करती है। वसा ठंड व दाब से रक्षा करती है। वसा मुख्य अंगों को झटकों से बचाने के लिए गद्दी की भांति कार्य करती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का स्कंदन करने वाला विटामिन है। तो दोस्तों रक्त का स्कंदन करने वाला विटामिन के है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों में गर्भावस्था के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो दोस्तों जब स्त्रियों में पेट में ही अर्थात गर्भावस्था में ही जो अजन्मा बच्चा मर जाता है उसका कौन सा विटामिन की कमी से होता है? गर्भपात विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई बांझपन के लिए भी उत्तरदायी है। विटामिन ई की कमी से बांझपन भी हो सकता है। फास्फोरस का कार्य है। दोस्तों फास्फोरस का कार्य हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाना है दोस्तों। गोइटर रोग का लक्षण है। तो दोस्तों गोइटर रोग का लक्षण है थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि का ह्रास। यहाँ पे 1 व 2 दोनों ही आंसर होंगे दोस्तों।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोमलेशिया रोग है, हड्डियाँ नरम पड़ जाती है, हड्डियों में दर्द रहता है, दांतों के इनेमल की हानि होती है। यहाँ उपरोक्त सभी जो लक्षण है वो ओस्टियोमलेशिया के कारण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसमें कौन से खनिज की प्रचुरता वाला भोजन देना चाहिए? एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से होता है तो उसको लौह तत्व वाला भोजन देना चाहिए दोस्तों। बढ़ते बच्चों की वृद्धि होने, हड्डियाँ तथा दांत मजबूत बनाने तथा मांसपेशियों की गति के लिए आवश्यक खनिज है। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर होगा, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम व कैल्शियम, उपरोक्त सभी हमारा आंसर इसमें रहेगा। सोडियम और पोटेशियम की कमी के कारण होता है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम की कमी के कारण गंभीर कुपोषण भी होता है, भूख भी नहीं लगती है, थकावट व उल्टियाँ भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी हमारा आंसर इसमें होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु के शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो दोस्तों यहाँ शिशु के शरीर का लगभग 75% भाग जल होता है। संतुलित आहार की विशेषता है, यहाँ शरीर की पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्य अवयव होते हैं, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी होती है दोस्तों। चलिए इसमें उपयुक्त सभी बड़ा आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के लिए नए ऊतकों के निर्माण हेतु अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक है, अर्थात नए ऊतकों के निर्माण के लिए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, वृद्धि के लिए नए ऊतकों का निर्माण होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन आवश्यक है। अस्थियों व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अधिक मात्रा में चाहिए, तो अस्थियां और आरबीसी के निर्माण के लिए हमको कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा अधिकता में चाहिए। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्लोरोक्वीन। जो क्लोरोक्वीन एंटीबायोटिक दवा है इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है दोस्तों। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग अभी बताया था, एनीमिया, खून की कमी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होकर रक्त स्राव को रोकता है? अभी आया था क्वेश्चन स्कंदन वाला, तो उसमें था विटामिन के। निम्न में से संक्रामक रोग है, तो दोस्तों यहाँ टीबी, मलेरिया और कुष्ठ, उक्त सभी यहाँ पे संक्रामक रोग है। खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वायरस यहाँ पे खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है। देखिए अगला क्वेश्चन, टाइफाइड मियादी बुखार जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो टाइफाइड है, जो मियादी बुखार है, उसमें आंतें हमारी सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंत। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग, कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, उसे हम कैंसर कहते हैं। निम्न में से जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो दोस्तों यहाँ तपेदिक, प्लेग और हैजा ये सभी जीवाणु से होते हैं। जो चेचक है ये हमारा वायरस से होता है। पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पीलिया सर्वाधिक प्रभावित करता है यकृत को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन का नाम इंसुलिन हार्मोन है, उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों शरीर में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए प्रोटीन चाहिए, एंटीबॉडी, एंजाइम और हार्मोन के संश्लेषण में प्रोटीन चाहिए, शरीर के ऊतकों के निर्माण व रखरखाव में प्रोटीन चाहिए, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो पहले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है। प्रोटीनों का पाचन होता है, प्रोटीनों का पाचन आमाशय व छोटी आंत में होता है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन 1 है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन 1
परिवहन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है मेरास्मस और क्वासी-ओरकर रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन का कार्य है, तो दोस्तों विटामिन का कार्य क्या है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करना और जैव उत्प्रेरक के रूप में। तो दोस्तों विटामिन का इसमें कार्य क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा पहला, ऊर्जा प्रदान करना, जबकि जो जैव उत्प्रेरक है इसमें एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक रूप में कौन कार्य करते हैं? एंजाइम। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन न तो जल में घुलनशील है और न ही वसा में? तो दोस्तों यहाँ विटामिन एच, ये न तो जल में और न ही वसा में। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन, तो दोस्तों और सभी विटामिन हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर में बनता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से यह विटामिन हमारे शरीर में निर्मित होता है। दोस्तों विटामिन B1 का कार्य है, तो दोस्तों B1 का कार्य कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, भूख बढ़ाना, हृदय तंत्रिकाओं तथा पेशियों का कार्य करना, इसमें उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। विटामिन B1 के अभाव में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 प्राप्त होता है, तो दोस्तों विटामिन B2 हरे पत्तेदार सब्जियों, साबुत अनाज, अंडे, उपयुक्त सभी से प्राप्त होता है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग, तो दोस्तों विटामिन C की कमी से शक्करवी रोग होता है। शक्करवी रोग का लक्षण है जोड़ों में दर्द, सामान्य कमजोरी, मसूड़ों से खून निकलना, सभी इसमें इसके लक्षण हैं। विटामिन K का स्रोत है, तो विटामिन K सोयाबीन, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, उपरोक्त सभी इसमें स्रोत विटामिन K के हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ अपने को मिलान करना है दोस्तों। तो विटामिन B1, तो दोस्तों विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, और B3 को हम कहते हैं नियासिन, और B12 को हम कहते हैं सिएनोकोवेलेमीन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम कभी कभी पूछे जाते हैं। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B12 सिएनोकोवेलेमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी रोग होता है। जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का कार्य नहीं है, तो विटामिन ए का कार्य रक्त का निर्माण करना नहीं है। विटामिन ए दृष्टि व त्वचा को ठीक बनाए रखता है। विटामिन ए दृश्य वर्णकों के संश्लेषण में सहायक है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो विटामिन डी का कार्य दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया वह है। दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है, तो मैंने बताया था विटामिन ई की कमी से एक तो नपुंसकता और अंगघात दोनों रोग हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग, तो विटामिन डी की कमी से अस्थियां हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति के मसूड़ों से रुधिर स्राव होता हो उसे भोजन के साथ लेना चाहिए खट्टे फल। विटामिन सी इसको लेना चाहिए, क्योंकि खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है, जिससे उसको सक्रिय रोग नहीं होता। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है, दोस्तों मलेरिया रोग की खोज सर रोनाल्ड रोस को है। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग रेबीज, हाइड्रोफोबिया प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक हैं। प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक पेनिसिलिन
लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण है। लीवर सिरोसिस, अल्कोहल सेवन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। देखिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर रोग का फैलना कहलाता है? अर्थात किसी स्थान पर रोग का फैलना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। वृक्क के कार्यों की जांच के लिए संपूर्ण टेस्ट हैं, उसका नाम है BUN। जब धमनियाँ मोटी व कम लचीली होती है तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों जब धमनियाँ मोटी हो जाती है, कम लचीली होती है, तो इसे हमें ओर्टियोस्क्लीरोसिस रोग इसको कहते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया किस पोषक तत्व के उपापचय में गड़बड़ी के से होता है? दोस्तों गठिया रोग प्रोटीन में गड़बड़ी के कारण होता है। मृत्यु का कारण निश्चित करने के लिए शरीर का पोस्टमार्टम कहलाता है, उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी। मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह सुश्रुत को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। हाथी पांव रोग किस रोग में होता है? हाथी पांव रोग किस रोग में होता है? उसका नाम है फाइलेरियोसिस। हाथी पांव किस रोग में होता है? फाइलेरियोसिस। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो दोस्तों जो फाइलेरिया रोग है इसका वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर, जिससे फील्ड पांव, हाथी पांव या फाइलेरियोसिस रोग होता है। काला जार रोग का मुख्य वाहक है, उसका वाहक है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई। 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? तो मिजल्स का टीका लगता है। इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक है? तो इन्फ्लुएंजा का ए वायरस सबसे घातक है। सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है, तो हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका है, रॉयल बीमारी। तो दोस्तों जो रॉयल बीमारी है हीमोफीलिया को कहा जाता है, जिसे हम शाही बीमारी भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार चाहे रीट हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, रोग में से क्वेश्चन आता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी पूरा सिलेबस रीट का, केमिस्ट्री का, लैब असिस्टेंट का कराऊंगा दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और जो भी वीडियो आएगा उसकी PDF मैं वहाँ डालूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए दोस्तों।